हेलो दोस्तों, मैं विकास विकास एग्जाम मेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का सेट लेकर आया हूं। एग्जाम का डेट अब आगे बढ़ चुका है, तो मैं सोचा कि जो भी थोड़ा सा समय अब और मिला है तो उसमें आप लोग को मैं हिंदी का सेट करवा दूं। मैं वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का जितना भी जीके जीएस और करंट का जो क्वेश्चन बन रहा था वो सारा करंट और सारा जीके जीएस और करंट का क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। जो कि दोनों वॉल्यूम मिलाकर 29 सेट बन रहा था, तो 29 सेट मैं आप लोगों के समक्ष इसका डिस्कशन करवा दिया। और अब थोड़ा सा और समय मिल गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका हिंदी भी डिस्कस करवा दूँ, ठीक है। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ हिंदी का क्वेश्चन, ठीक है। तो 75 एक सेट में 75 क्वेश्चन है, तो आज हम उसी को देखेंगे। और आप लोगों ने पहले वाला सेट नहीं देखा है तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम में देख ही कर जाइएगा, बहुत ही फायदा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हिंदी के क्वेश्चन पर। एक नंबर पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। और एक और बात कि इसमें मैं दो सेट डिस्कस करूंगा, सेट 1 और सेट 2, ठीक है। दोनों में 75 क्वेश्चन है, तो कुल 150 क्वेश्चन प्लस ही मैं डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 31 का आंसर क्या होगा? 31 का आंसर होगा डी, यानी कि नी नी धन छल, नी धन छल, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताइए। इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो 32 का आंसर क्या होगा? डी। 32 का आंसर होगा सी, यानी कि घर पर सब कुशल है, ये अशुद्ध है, ठीक है। अशुद्ध अशुद्ध है, तो सही क्या है? ए बी डी। बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता, ये सही है। बी, आज बजट पर बहस होगी, ये भी सही है। डी, किसान ने खेत में बीज बोया, ये भी सही है, यानी कि बी सी गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध कौन सा है? 33 का क्या होगा? तो 33 का आंसर होगा बी, यानी कि हाथ बहुत मोटी है, हाथ बहुत मोटी है, ये गलत है, ठीक है। सही क्या है? तो ए सी डी, यानी कि हम यह हमारा घर है, ये सही है। सी, गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा है, ये भी सही है। राजू की माँ बहुत दुखी है, ये भी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 34 नंबर क्वेश्चन क्या क्या कहता है? तो दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है, जिसमें कोई त्रुटि है। तो वाक्य कहता है कि हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, सदा ही मीठा होता है। तो इसमें तो कौन सा इसमें त्रुटि है, कहां पर त्रुटि है? तो 34 का आंसर होगा बी, यानी कि मीठा होती है, मीठा जहां पर मीठा होती है, ठीक है। यहां पर होगा कि मीठा होता है, क्या होता है? तो होता होता है, ठीक है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है, बताइए त्रुटि कहां पर है? तो मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेच कर किया, बताइए इसमें गलत गलत कौन सा है? तो 35 का आंसर होगा डी, यानी कि अपनी पत्नी की गहने जो है ये गलत है। यहाँ पर क्या होगा? तो के होगा, यहाँ पर की गलत है, की गलत है, के होगा, ठीक है, के होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, बताइए इसमें सही कौन सा है? तो 36 का आंसर क्या होगा? 36 का आंसर होगा बी, यानी कि ये शोका कुल, ये सही है। नेक्स्ट, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, बताइए इसमें कौन सा? 37 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? 37 नंबर आंसर क्या होगा? तो 37 का आंसर होगा बी, यानी कि मौखिक, मौखिक सही है, ठीक है, मौखिक सही है। नेक्स्ट 38 पर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वन सारदी चंद्रिका, वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है, बताइए। 38 का आंसर क्या होगा? तो 38 का आंसर होगा बी, यानी कि रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार? तो रूपक अलंकार, वन सारदी चंद्रिका ओढ़े में रूपक अलंकार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन काव्य का गुण नहीं है, बताइए काव्य का कौन कौन सा गुण नहीं है? तो 39 का आंसर होगा डी, यानी कि छंद, छंद जो है वो काव्य का गुण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, माया महाठगिनी माया महाठगनी
हम जानो, माया महा ठगनी हम जानो में कौन सा अलंकार है? तो 40 का क्या होगा? 40 का आंसर होगा डी, यानी कि श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट, अलंकार के कितने भेद होते हैं बताइए? अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो 41 का आंसर होगा बी, यानी कि 3 भेद। 3 भेद होते हैं अलंकार के कितने? तो 3 भेद। कौन कौन? तो शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है बताइए? तद्भव रूप कौन सा है? तद्भव और तत्सम। तत्सम का मतलब होता है कि संस्कृत जैसा, वो जो शब्द रहेगा वो संस्कृत के जैसा रहेगा, और तद्भव जो है वो संस्कृत से बदलकर जो शब्द आता है उसको तद्भव कहते हैं। तो मत्सर, मत्सर का तद्भव क्या होगा? मत्सर का बदला रूप क्या होगा बताइए? 42 का आंसर क्या होगा? तो 42 का आंसर होगा ए, यानी कि मच्छर, मच्छर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है बताइए? तत्सम, तत्सम का मतलब जो संस्कृत के जैसा ही रहे, संस्कृत के जैसा ही उसका उच्चारण हो। ठीक है, तो 43 का आंसर क्या होगा? तो 43 का आंसर होगा बी। 43 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि वर्षा। ठीक है, वर्षा, वर्षा। अब वर्षा जब तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होगा? तो तद्भव जो होगा बारिश। ठीक है, इसका तद्भव क्या होगा? तो बारिश होगा, बारी स, बारिश होगा। ठीक है, नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जिस समास में पूर्व पद अवयव हो, जिस समास में पूर्व पद अवयव हो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? तो 44 का आंसर क्या होगा? 44 का, तो 44 का आंसर होगा सी, यानी कि अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट, शिवालय में कौन सा समास है बताइए? तो 45 का आंसर क्या होगा? 45 का आंसर होगा ए। 45 का आंसर क्या होगा? तो ए होगा। नेक्स्ट, देश प्रेम में कौन सा समास है बताइए? देश प्रेम में कौन सा समास है? तो 46 का आंसर क्या होगा? तो 46 का आंसर होगा सी, यानी कि तत्पुरुष समास। कौन? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट 47 नंबर, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है बताइए? व्यंजन किसको कहा जाता है? तो 47 का आंसर क्या होगा? ए, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके उनको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट, अवयव के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है बताइए? तो 48 का आंसर क्या होगा? 48 का आंसर होगा ए, ये अविकारी शब्द होते हैं। अवयव जो है वो अविकारी शब्द होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट 49, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है बताइए? अकर्मक क्रिया है जिसमें कोई कर्म कर्म नहीं है। ठीक है, तो 49 का आंसर क्या होगा? 49 का आंसर होगा डी, यानी कि श्याम हंसता है, श्याम हंसता है। ठीक है, ये अकर्मक क्रिया है। और चलिए 50 नंबर पर चलते हैं। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द जो नहीं है उनके लिए ए बी सी डी ये सब है। तो बताइए, दुर्जन, दुर्जन का पर्यायवाची क्या नहीं होगा बताइए? इसका आंसर क्या होगा? 50 का आंसर, तो 50 का आंसर होगा सी, यानी कि दुर्जन का पर्यायवाची जो है वो कंजूस नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा? सट होगा, कपटी होगा, ये दोनों होगा, लेकिन कंजूस नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देह का पर्यायवाची कौन नहीं होगा? तो बताइए कौन नहीं होगा? तो 51 का आंसर क्या होगा? तो 51 का आंसर होगा डी, यानी कि इनमें से सभी, इनमें से सभी, यानी कि देह का पर्यायवाची सभी होगा, यानी कि काया भी होगा, शरीर भी होगा, तन भी होगा, तीनों होगा देह का पर्यायवाची। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोहन बहुत खाना खाता है रेखांकित शब्द के लिए किए गए प्रकार का पुरुष है, ज्ञात कीजिए। यानी कि मोहन कौन सा पुरुष है? मोहन कौन कौन पुरुष है? तो 52 का आंसर क्या होगा? 52 का आंसर होगा डी, यानी कि अन्य पुरुष है। मोहन जो है वो अन्य पुरुष है। ठीक है, नेक्स्ट, दिए गए वाक्यों में उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प है। बताइए, वृत्ति के सही भेद का विकल्प क्या है? तो 53 का आंसर होगा बी, यानी कि संकेतार्थ, संकेतार्थ। ठीक है, नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्याकरण क्या है बताइए? व्याकरण जो है वो क्या है? तो 54 का आंसर होगा ए, भाषा का नियम है। क्या है? तो भाषा का नियम है। नेक्स्ट 55 से लेकर 59 तक
निम्नलिखित शब्द किस भाषा का है बताना है आपको। तो बेगम, बेगम किस भाषा का शब्द है बताइए। तो 55 का आंसर होगा ए, अरबी भाषा का शब्द है। बेगम जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट, सिनेमा, सिनेमा किस भाषा का शब्द है बताइए। तो 56 56 का आंसर क्या होगा, 56 का आंसर होगा सी, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट 57 नंबर, अर्दली, अर्दली किस भाषा का शब्द है। तो 57 का आंसर होगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ना ही अरबी, ना ही फारसी, ना ही पुर्तगाली, कोई इसमें से नहीं है। नेक्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं बताइए। 58 का आंसर क्या होगा। तो 58 का आंसर क्या होगा, तो 58 का आंसर होगा ए, यानी कि 3 शब्द हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट इसका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, 3 भेद हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट 59, कौन सा शब्द निपात का उदाहरण नहीं है बताइए। निपात का जो उदाहरण है इसमें से कौन नहीं है। तो 59 का आंसर होगा डी, मैं। ये जो है ये निपात का उदाहरण नहीं है। निपात का उदाहरण कौन कौन सा है। तो ही, भी, तक, ये सब है। ठीक है, अब 60 में आ गए ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार है बताइए। 60 का आंसर क्या होगा, 60 का आंसर, तो 60 का आंसर होगा सी, यानी कि स्वर के ये प्रकार है। स्वर कितने प्रकार के हैं। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन, तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं बताइए। तालव्य ध्वनियां जो है वो कौन सी हैं। तो 61 का आंसर क्या होगा, 61 का आंसर होगा डी, यानी कि इनमें से एक से अधिक, इनमें से एक से अधिक। तो इनमें से अधिक ए भी होगा और बी भी होगा, यानी कि च वर्ग। तालव्य ध्वनियां में कौन कौन आएगा, तो च वर्ग आएगा। च में जितना भी च, छ, ज, झ, इ, ये सब आएगा। च वर्ग का 5 अक्षर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है बताइए। कौन सा भूतकालिक भेद है। तो 62 का आंसर क्या होगा, 62 का आंसर होगा ए, यानी कि पूर्ण भूतकाल। क्यों पूर्ण भूतकाल होगा, क्योंकि वो खाना खा चुका था, काम पूरा हो गया है। कब, तो भविष्य में, तो इसीलिए पूर्ण भूतकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती हैं। तो 63 का आंसर क्या होगा, 63 का आंसर होगा बी, यानी कि साधित सकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु। नेक्स्ट, उप विराम का चिन्ह इनमें से कौन है बताइए। उप विराम का चिन्ह कौन सा है। तो 64 का आंसर होगा ए, यानी कि ये डबल डॉट वाला, डबल डॉट वाला जो है ये उप विराम का चिन्ह है। नेक्स्ट, इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है बताइए। मधुशाला का लेखक कौन है। तो 65 का आंसर होगा ए, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कली कथा वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है। कली कथा वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो 66 का आंसर क्या होगा, बी, यानी कि अलका सरावगी। कौन, तो अलका सरावगी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द आकाश का परिवाची है। आकाश का परिवाची कौन सा है। तो 67 का आंसर होगा ए, व्योम। कौन, तो व्योम होगा। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने किस चीज से दुखी है बताइए, इसमें क्या होगा। तो 68 का आंसर क्या होगा, 68 का आंसर होगा सी, यानी कि बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बसंत पंचमी के दिन देवी से क्या की जाती है बताइए। तो 69 का क्या होगा, तो 69 का होगा सी, यानी कि प्रार्थना। बसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना की जाती है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान इसमें भी भरना है। तो मेरी बस क्या हो गई। तो 70 का आंसर होगा ए, मेरी बस छूट गई। मेरी बस क्या हो गई, तो छूट गई। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो आकाश में क्या चमक रहा है। तो 71 का आंसर होगा ए, यानी कि आकाश में तारा चमक रहा है। नेक्स्ट
अब ये 72 नंबर क्वेश्चन का क्या करना है, तो विलोम चुनना है। तो योग का विलोम क्या होगा, तो 72 का आंसर क्या होगा, 72 का आंसर होगा ए, यानी कि योग का होगा अयोग्य। योग का क्या होगा विलोम, तो अयोग होगा। नेक्स्ट, यश, यश का विलोम क्या होगा, यश का विलोम क्या होगा, तो 73 का आंसर होगा सी, अपयश। क्या, तो अपयश होगा। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द, यानी कि एक शब्द चुनना है। जो जन्म से अंधा हो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो 74 का आंसर होगा डी, जन्मांध। क्या, तो जन्मांध। नेक्स्ट, 75 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। दिए गए वाक्य के लिए क्या कीजिए, तो एक शब्द चुनिए। तो जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो 75 का आंसर होगा ए, मुंह मुच्छू। क्या, तो मुंह मुच्छू। ठीक है, मुंह मुच्छू, मुंह मुच्छू हो गया। अब नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यात्रा का प्रबंध शीघ्रता में हुआ था, अतः न तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थी और न ही धन का पूरा प्रबंधन। तो ये जो अंडरलाइन किया गया है ये वाला, तो इसके स्थान पर इसमें से चुनना है, ए बी सी डी में से चुनना है, इसके स्थान पर क्या आएगा। तो 76 का आंसर क्या होगा, 76 का आंसर होगा बी, न तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थे और न ही धन का पूरा प्रबंध है, न ही धन का पूरा प्रबंध। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, तो दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या होगा। तो छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता व संतुष्टि का फल मिलती है। देखिए यहाँ पर फल मिलती है, इसके जगह पर क्या आएगा, तो 77 का आंसर होगा सी, यानी कि फल मिलता है, फल मिलता है होगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें भी दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को इसमें भी वही करना है। ठीक है, रेखांकित जो ये किया है इसके स्थान पर क्या आएगा, तो आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिश में नहा रहा है। तो 78 का आंसर क्या होगा, सी, बच्चे बारिशों में नहा रहे हैं, ये सही होगा। बच्चे जो हैं वो बारिशों में नहा रहे हैं, ये सही होगा। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन, पहाड़ काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, बताइए। 79 का आंसर क्या होगा, तो 79 का आंसर होगा डी, असंभव काम कर डालना, असंभव काम कर डालना। ये नेक्स्ट, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, बताइए। तो 80 का आंसर होगा सी, यानी कि निरक्षर होना। क्या होना, तो निरक्षर होना। नेक्स्ट, पंचम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, पंचम शब्द का, तो बताइए। 81 का आंसर क्या होगा, तो बी होगा, यानी कि पम प्लस चम, पम प्लस चम, यही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो गद्यांश कहता है कि भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है, गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्र की शोभा बढ़ाती हैं, खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। तो अब इसका प्रत्येक शब्द में कौन उपसर्ग है, बताइए। यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो 82 का आंसर क्या होगा, 82 का आंसर होगा बी, यानी कि प्रति उपसर्ग है। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, कौन सा हर्ष स्वर नहीं है, बताइए। इसमें से हर्ष स्वर कौन सा नहीं है, तो 83 का आंसर क्या होगा, सी, यानी कि ये ए जो है वो हर्ष स्वर नहीं है। तो हर्ष स्वर कौन कौन सा है, ई अ उ, ये तीनों हर्ष स्वर है। नेक्स्ट, कौन सा स्वर्ग दीर्घ है, कौन सा स्वर्ग दीर्घ है, दीर्घ स्वर कौन सा है इसमें से, तो 84 का आंसर होगा ए, यानी कि आ जो है वो दीर्घ स्वर है। ठीक है, और ई अ री ये सब क्या है,
तो हर्ष स्वर है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा संयुक्त स्वर है, बताइए संयुक्त स्वर कौन सा है इसमें से? तो 85 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि औ जो है ये क्या है? तो संयुक्त स्वर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 86 से 90 तक, ठीक है। इसमें 86 से 90 तक जो गद्यांश दिया है, गद्यांश जो ये दिया है, इसको पढ़कर आंसर देना है, ठीक है, पढ़कर आंसर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं। जीवन का सबसे बड़ा कलाकार और सबसे सफल व्यक्ति वह है जो उपयुक्त चुनाव करना जानता है। उपयुक्त चुनाव करना क्या करता है? तो जानता है। जानता है। कुछ चुनाव हमारे वश में नहीं है, जैसे माता पिता का चुनाव, देश काल का चुनाव, जन्म मृत्यु का, किंतु कुछ चुनाव हमारे वश में है जिन पर हमारी सफलता और असफलता निर्भर है, जैसे काम करने या न करने का चुनाव, आलस्य या परिश्रम का चुनाव, अच्छी और बुरी संगति का चुनाव इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव पर ही हमारा कर्म, हमारे विचार, हमारी भाषा का स्तर, हमारी मनुष्यता का स्तर और हमारी सफलता असफलता की संभावनाएं निर्भर है। मनुष्य का चित्त बुराइयों और बुरे लोगों की ओर जल्दी आकर्षित होता है, क्योंकि जिस प्रकार पानी सदैव निचाई की ओर ही तेजी से बहती है, उसी तरह मनुष्य का मन बुराइयों की तरफ तेजी से भागता है। कारण यह है कि अच्छाई की ओर चलने के लिए परिश्रम करना पड़ता है और ऊंचाई की तरफ बढ़ने में कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए बुरे लोग, बुरी घटना, ओछे वाक्य हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। यही हमारे विवेक और बुद्धि की परीक्षा है। अच्छे बुरे का यह चुनाव ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। तो ये सब गद्यांश पढ़ के इसका आंसर देना है, ठीक है। तो सफल व्यक्ति किसे कहा गया है? इस गद्यांश में सफल व्यक्ति किसे कहा गया है? तो 86 का आंसर होगा सी, यानी कि जो उपयुक्त चुनाव कर सके, अच्छे बुरे का चुनाव कर सके, उसी को सफल व्यक्ति माना गया है। 87 नंबर क्वेश्चन, कौन सा चुनाव हमारे वश में है, बताइए। तो 87 का आंसर क्या होगा? तो 87 का आंसर होगा डी, अच्छी बुरी संगति का चुनाव हमारे वश में है, यानी कि हम चुन सकते हैं, ठीक है। 88, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन सा है, बताइए। तो 88 का आंसर होगा सी, अच्छी बुरी संगति का। क्या? तो अच्छी बुरी संगति का। और 89 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य का चित्त किसकी ओर जल्दी आकर्षित होता है, बताइए। तो 89 का आंसर होगा ए, बुराइयों की ओर जल्दी वो अट्रैक्ट होता है, ठीक है, यानी कि आकर्षित होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसका चुनाव मानव के वश में नहीं है, बताइए। किसका चुनाव मानव के वश में नहीं है? तो 90 का आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि माता पिता का चुनाव उसके वश में नहीं है, जन्म मृत्यु का चुनाव उसके वश में नहीं है, और देश काल का चुनाव उसके वश में नहीं है। नेक्स्ट 91 नंबर, कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है? ये जो चिन्ह है वो किसका है? तो 91 का आंसर होगा डी, यानी कि हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह इसको कहते हैं। हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह इसको बोलते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? अथ का विलोम क्या होगा? तो 92 का आंसर होगा डी, इति। क्या होगा? तो इति होगा। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन, दोपहर के बाद का समय इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। दोपहर के बाद का समय को क्या कहते हैं? तो 93 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि अपराह्न। क्या? तो अपराह्न कहते हैं। आइए 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनिकार्थी शब्द है? तो 94 का आंसर क्या होगा? 94 का आंसर होगा सी, यानी कि जलज। जलज जो है वो कमल, मोती और पानी में उत्पन्न होने वाले शब्द का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, वे आम के पेड़ हैं। इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। मतलब वे क्या है? वे जो है वे क्या है? तो 95 का आंसर होगा ए, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी कि वो एकदम निश्चित है कि वो हम उसी को बोल रहे हैं, वे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 96 से 97 तक।
निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प का चयन करें। अंगार बरसना, इसका अर्थ क्या होता है? अंगार बरसना का अर्थ क्या होता है? तो 96 का आंसर होता है ए, कड़ी धूप होना। क्या होना? तो कड़ी धूप होना। आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंतर के पट खोलना, अंतर के पट खोलना का अर्थ क्या होता है? तो 97 का आंसर होगा सी, यानी कि विवेक से काम लेना। क्या करना? तो विवेक से काम लेना। 98 नंबर क्वेश्चन, लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन दिए गए विकल्प में से चुनिए। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ क्या होता है? आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ क्या होता है? तो 98 का आंसर होता है सी, दोहरा लाभ, दोहरा लाभ। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कितने भाषाओं का उल्लेख है? बताइए कितने भाषाओं का उल्लेख है? तो 99 का आंसर क्या होगा? 99 का आंसर होगा सी, यानी 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट, खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली हुई है? तो 100 का आंसर क्या होगा? 100 का आंसर होगा बी, सौर श्रेणी अपभ्रंश से निकली हुई है। तो चलिए एक सेट पूरा हो गया, सेट नंबर 1 पूरा हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 2 पर चलते हैं, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही रोज वीडियो आते रहेगा। अब सेट नंबर अब हम लोग 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए दो इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव जो है वो नहीं है। तत्सम और तद्भव आपको बताए थे कि तत्सम का मतलब होता है कि वो शब्द जो है वो संस्कृत के जैसा ही रहता है, संस्कृत के जैसा ही रहता है, उसको तत्सम बोलते हैं। और तद्भव किसको कहते हैं? तो जो संस्कृत के शब्द से बदल कर आए, संस्कृत के शब्द से बदल कर आए, उसी को तद्भव कहते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे वर्षा क्या है? तो तत्सम है। वर्षा क्या है? तो तत्सम है। और उसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तद्भव क्या होगा? तो बारिश जो होता है वो तद्भव रूप हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो 31 का आंसर क्या होगा? बताइए। 31 का आंसर होगा बी। क्या होगा? तो बी होगा, यानी कि मनुष्य जो है वो तद्भव रूप है। नेक्स्ट, उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? बताइए उर्दू शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? तो 32 का आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी कि तुर्की भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो 33 का आंसर क्या होगा? 33 का आंसर होगा सी, यानी कि खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। खड़ी बोली के क्षेत्र, यहाँ ये तीनों जगह पर खड़ी बोली बोला जाता है। नेक्स्ट, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा क्या कही जाती है? रसोत्पत्ति में जो आश्रय की चेष्टा जो है उसको क्या कहते हैं? तो 34 का आंसर क्या होगा? 34 का आंसर होगा सी, यानी कि अनुभव। क्या कहते हैं? तो अनुभव कहते हैं। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हे 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 सारणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है, में कौन सा छंद है? बताइए इसमें कौन सा छंद है? इसमें छंद कौन सा है? तो 35 का आंसर क्या होगा? तो 35 का आंसर होगा ए, यानी कि उल्लाला छंद है। क्या है? तो उल्लाला छंद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए एक उपसर्ग होता है और एक प्रत्यय होता है, ठीक है। तो उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आगे लगता है, उसको उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के पीछे लगता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। तो बताइए इसमें से किस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो 36 का आंसर क्या होगा? 36 का आंसर होगा डी, यानी कि नीरज में उपसर्ग का प्रत्यय नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट 37 नंबर, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए जिसमें वह जमीन जिसमें कुछ पैदा ना हुआ हो। तो 37 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि उसको ऊसर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऊसर कहते हैं। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो 38 का आंसर क्या होगा? तो 38 का आंसर होगा ए, यानी कि सभा जो है स्त्रीलिंग है। क्या है? तो स्त्रीलिंग है। और गृह, चंदन, अपता, ये सब क्या है? तो पुल्लिंग है, ठीक है। नेक्स्ट, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? मतलब हमेशा उसका बहुवचन में उसका प्रयोग होता है। तो 39 का आंसर क्या होगा? 39 का आंसर होगा ए, दर्शन जो है ये सदैव बहुवचन है, ठीक है। नेक्स्ट
40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 40 से 44 तक अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, अतः शुद्ध वाक्य का चयन करें। मतलब ये अशुद्ध वाक्य दिया और शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है। तो हमने जो कहे थे वही सत्य है, हमने जो कहे थे वही सत्य। इसके जगह पर क्या आएगा, सही सही कथन कौन सा आएगा? तो 40 का आंसर क्या होगा? 40 का आंसर होगा सी, हमने जो कहा था वही सत्य है, ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट 41 नंबर, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, तो इसमें सही कौन है? तो 41 का आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी कि आपका पत्र मिला धन्यवाद, आपका पत्र मिला धन्यवाद, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट, कृपया करके कार्यक्रम में पधारें, बताइए इसमें से सही कौन है? तो 42 का आंसर क्या होगा? तो 42 का आंसर होगा ए, कृपया कार्यक्रम में पधारें, कृपया क्या करें? तो कृपया कार्यक्रम में पधारें, ये सही होगा, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। मुझसे बेफिजूल बात मत करो, मुझसे बेफिजूल बात मत करो, तो इसका सही सही वाक्य क्या होगा? तो 43 का आंसर होगा ए, यानी कि मुझसे फिजूल बात मत करो, मुझसे फिजूल बात मत करो, ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट 44 नंबर कहता है, 44 नंबर क्या कहता है? तो बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, बिहारी ने क्या किया? गागर में सागर भर दिया, तो इसका सही क्या होगा? तो 44 का आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है, ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है? बताइए लक्षणा की विशेषता कौन है? तो 45 का आंसर क्या होगा? 45 का आंसर होगा डी, क्या होगा? तो डी होगा, इनमें से एक से अधिक। लक्षणा का अर्थ क्या है? तो इसमें तीनों होगा, यानी कि क्या होगा? तो व्यंग्यार्थ होगा, मुख्यार्थ होगा और रूढ़ी का प्रयोग, ये तीनों होगा। नेक्स्ट, विभाव किसे कहते हैं? बताइए विभाव जो है वो किसे कहते हैं? तो 46 का आंसर क्या होगा? 46 का आंसर होगा ए, यानी कि अस्थाई भाव के उद्बोधक कारक, अस्थाई भाव के उद्बोधक कारक को क्या कहते हैं? तो विभाव कहते हैं। नेक्स्ट 47 नंबर, कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है? संक्षिप्ति की विशेषता कौन नहीं है? बताइए। तो 47 का आंसर क्या होगा? 47 का आंसर होगा सी, यानी कि यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता, यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता, ठीक है। नेक्स्ट, महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? बताइए। तो 48 का आंसर क्या होगा? 48 का आंसर होगा बी, यानी कि दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट 49 से लेकर 53 तक, 49 से लेकर 53 तक क्या कहता है? तो 49 से लेकर 53 तक कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए तथा उसमें से सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो जिसके आने की तिथि न हो तो उसको क्या कहते हैं? जिसके आने की तिथि न हो उसको क्या कहते हैं? बताइए। तो 49 का आंसर होगा ए, यानी कि अतिथि। नेक्स्ट, जो लज्जा से रहित हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो 50 का आंसर क्या होगा? 50 का आंसर होगा डी, बी और सी दोनों, यानी कि निर्लज और बेशरम, ठीक है। नेक्स्ट 51 नंबर, जो सिंहासन का अधिकारी हो उसके लिए एक शब्द क्या है? बताइए। तो 51 का आंसर क्या होगा? तो 51 का आंसर होगा ए, युवराज, युवराज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी में बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है, बताइए क्या है? तो 52 का आंसर होगा बी, क्या होगा? तो धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट, जो लड़की कल जा रही थी वह प्यारी है, में प्यारी कौन सा पदबंध है? बताइए प्यारी प्यारी कौन सा पदबंध है? तो 53 का आंसर होगा ए, विशेषण पदबंध, क्या? तो विशेषण पदबंध। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? तो जैसे ही मैंने शेर देखा डर के मारे मेरे तो प्राण निकल गए, तो मेरे तो प्राण निकल गए, ये जो रेखांकित लाइन है इसके बदले क्या आएगा? तो 54 का आंसर क्या होगा? तो 54 का आंसर होगा सी, मेरे तो प्राण निकल गए, ठीक है, मेरे तो प्राण निकल गए, ये सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर। मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुरानी है, यह चित्र मुझे बहुत प्रिय है, ठीक है। तो इसकी जगह पर क्या आएगा?
तो 55 का आंसर क्या होगा? तो 55 का आंसर होगा बी। क्या होगा? तो बी होगा, यानी कि दादाजी का चित्र बहुत पुरानी है। दादाजी का चित्र क्या है? तो बहुत पुरानी है। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए वाक्य में इसको भी प्रतिस्थापित करना है। जो ये रेखांकित लाइन है इसको प्रतिस्थापित करना है। तो इसकी जगह पर क्या आएगा? दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। तो इसकी जगह पर क्या आएगा? तो 56 का आंसर क्या होगा? 56 का आंसर होगा बी, यानी कि दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। दुविधा क्या है? तो आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। नेक्स्ट 57 नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बताइए, सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। विकास क्या कमाने वाला सदस्य है? बताइए, खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा? तो 57 का आंसर क्या होगा? 57 का आंसर होगा डी, यानी कि एकमात्र। विकास जो है एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। नेक्स्ट 58 नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कोयल क्या कर रही है? कोयल जो है वो क्या कर रही है? तो 58 का आंसर क्या होगा? तो 58 का आंसर होगा सी, कूक रही है। कोयल क्या कर रही है? तो कूक रही है। नेक्स्ट रिक्त इसमें मीनाक्षी को अपने किए की क्या मिलेगी? मीनाक्षी को अपने किए की क्या मिलेगी? तो 59 का आंसर होगा डी, यानी कि किए की सजा मिलेगी। नेक्स्ट 60 नंबर, धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 60 का आंसर होगा डी, यानी कि धर्म प्लस आत्मा। धर्म प्लस आत्मा। नेक्स्ट, समास में कुल कितने पद होते हैं? समास में कुल कितने पद होते हैं? तो 61 का आंसर क्या होगा? 61 का आंसर होगा डी, यानी कि 2 पद होते हैं। ठीक है, कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। नेक्स्ट, यज्ञशाला में कौन सा समास है? यज्ञशाला में कौन सा समास है? तो 62 का आंसर ए। 62 का आंसर क्या होगा? ए, तत्पुरुष समास है। यज्ञशाला में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन, अब बोल रहा है कि गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दें। तो गद्यांश पढ़ना पड़ेगा। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्र की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है। सबकी प्रिय है भारत माता। तो सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए, सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 63 का आंसर क्या होगा? 63 का आंसर होगा ए, यानी कि स जो है ये उपसर्ग है। नेक्स्ट, मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? तो 64 का आंसर क्या होगा? 64 का आंसर होगा ए, यानी कि विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य इसमें है। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन, एनेक्सियस के लिए सही पारिभाषित शब्द नहीं है। बताइए, कौन सही पारिभाषित शब्द नहीं है? तो 65 का आंसर क्या होगा? 65 का आंसर होगा सी, यानी कि 65 का आंसर क्या? सी, आसंजक। आसंजक जो है ये इसके लिए सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो सही कौन है? तो अनुलग्नक, परिशिष्ट और संलग्न, ये एनेक्सियस के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। नेक्स्ट, कारक के कितने भेद होते हैं? बताइए, तो कारक के कितने भेद होते हैं? 66 का आंसर क्या होगा? तो 66 का आंसर होगा डी, यानी कि 8 भेद होते हैं। कितने? तो 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग है। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो 67 का आंसर क्या होगा? तो 67 का आंसर क्या होगा? तो बी होगा, यानी कि साम्राज्ञी। क्या? तो साम्राज्ञी होगा, साम्राज्ञी। ठीक है। नेक्स्ट, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? बताइए, कौन सा अलंकार है? तो 68 का आंसर क्या होगा? 68 का आंसर होगा ए, यानी कि यमक अलंकार। कौन सा अलंकार? तो यमक अलंकार। नेक्स्ट, अलंकारों का शिरोरत्न क्या माना जाता है? तो 69 का आंसर होगा ए, उपमा। क्या? तो उपमा माना जाता है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिर झुका नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात में कौन सा अलंकार है? बताइए, 70 का आंसर क्या होगा? 70 का आंसर होगा सी, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? तो रूपक अलंकार। नेक्स्ट 71 नंबर,
बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ जाई में अलंकार कौन सा है? बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ जाई में कौन सा अलंकार है? तो 71 का आंसर होगा ए। क्या होगा? तो ए, यानी कि रूपक अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट, मानहु विधि तन अच्छ छवि, स्वच्छ राखिबे काज, दृग पग पौछन को करे, भुवन पायंदाज। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अच्छे से पढ़कर इसको मारिएगा तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? तो 72 का आंसर क्या होगा? तो 72 का आंसर होगा सी, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार? तो उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट, 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सदैव सच बोलो, इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है? तो 73 का आंसर क्या होगा? तो 73 का आंसर होगा ए, यानी कि आज्ञार्थ। आज्ञार्थ अलंकार है। कौन सा अलंकार? तो आज्ञार्थ अलंकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर, निम्न में से एक वचन कौन सा है? बताइए 74 का आंसर क्या होगा? तो 74 का आंसर होगा ए। क्या होगा? तो ए, यानी कि कवि। कवि जो है वो एक वचन है। तो बहुवचन कौन है? तो नारिया, गाय, बकरे, ये बहुवचन है। नेक्स्ट, एक वचन का उदाहरण नहीं है। इसमें से एक वचन का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो 75 का आंसर क्या होगा? तो 75 का आंसर होगा डी, यानी कि बिल्लियाँ। बिल्लियाँ जो है यानी कि बहुत सारी बिल्लियाँ, तो ये बहुवचन हो गई। तो ये बहुवचन है, एक वचन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो 76 का आंसर होगा डी, यानी कि मित्रता। मित्रता जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट, और इसमें जो हाथी और बिलाव और जो पहिया है ये पुल्लिंग है। ठीक है, मित्रता जो है स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट, 77 नंबर, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बताइए 77 का आंसर क्या होगा? 77 का आंसर होगा सी, बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है ये पुल्लिंग है। ठीक है, तो वस्तु, जाति और शक्ति क्या है? तो स्त्रीलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंश अंश युग्म का सही अर्थ क्या है? तो 78 का आंसर क्या होगा? तो 78 का आंसर होगा बी, यानी कि कंधा और हिस्सा। क्या? तो कंधा और हिस्सा है। ठीक है, कंधा और हिस्सा। अंश, ये अंश का मतलब होता है कंधा और ये अंश का मतलब होता है हिस्सा। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदी में कितने लिंग होते हैं? बताइए। तो 79 का आंसर होगा बी, यानी कि 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, नेक्स्ट, 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पक्ष शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? बताइए पक्ष शब्द जो है वो किस अर्थ का वाचक नहीं है? तो 80 का आंसर क्या होगा? तो 80 का आंसर होगा ए, यानी कि पखेरु। ये पक्ष शब्द का वाचक नहीं है। तो पक्ष शब्द का वाचक कौन कौन सा है? तो पार्श्व है, पंख है और पखवाड़ा है, लेकिन पक्ष नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, मैं अपना काम आप करूंगा। मैं अपना काम क्या करूंगा? तो मैं अपना काम जो है वो आप करूंगा। इस वाक्य में काले शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखिए, यानी कि जो ये आप है वो कौन सा सर्वनाम है? तो 81 का आंसर होगा सी, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, 82 नंबर, आपके घर में इतना दूध होता है, आपके घर में कितना दूध होता है? तो इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए। इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम, यानी कि ये जो इतना है वो कौन सा सर्वनाम है? तो 82 का आंसर क्या होगा? 82 का आंसर होगा सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट, पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह निम्न है। तो 83 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि पत्ता, चिट्ठी, पंख। पत्ता, चिट्ठी और पंख होगा। नेक्स्ट, 84 नंबर, अंतःपुर का संधि विच्छेद है। अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या है? तो 84 का आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी होगा, अंत प्लस पूर। अंत प्लस पूर। नेक्स्ट, अनायास में कौन सा समास है? अनायास में कौन सा समास है? तो 85 का आंसर होगा डी, यानी कि तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुपुरुष में कौन सा समास है? बताइए सुपुरुष में कौन सा समास है? तो 86 का आंसर क्या होगा? तो सी होगा, यानी कि कर्मधारय समास। नेक्स्ट, एनुअल के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है? बताइए। तो 87 का आंसर क्या होगा? तो 87 का आंसर होगा डी। क्या होगा? तो डी, यानी कि रद्द करना। ठीक है, रद्द करना। नेक्स्ट, 88 नंबर, एप्रोप्रिएशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है? बताइए।
एप्रोप्रिएशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है? तो 88 का आंसर क्या होगा? तो 88 का आंसर होगा ए, यानी कि विनियोजन। क्या? तो विनियोजन। नेक्स्ट 89 से 93 तक, ठीक है, दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। बाजार में क्या है? तो उपलब्ध है मनुष्य की यहाँ पर क्या होगा? तो मनुष्य की 89 का आंसर क्या होगा? तो 89 का आंसर होगा डी, यानी कि मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है कि उसका क्या होना? तो उसका 90 का ए, उसका जिज्ञासु होना। उसका क्या होना? तो जिज्ञासु होना। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता है, तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का क्या करता है? जानने का यहाँ पर क्या करता है? तो 91 का आंसर क्या होगा? तो 91 का आंसर होगा ए, जानने का प्रयास करता है। क्या करता है? तो जानने का प्रयास करता है। चाय की किसके साथ? तो चाय की चुस्कियों के साथ। चाय की क्या? तो चाय की चुस्कियों के साथ, ठीक है। यहाँ चाय की चुस्कियों के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह क्या करता है? तो जानने के लिए वो क्या करता है? तो जानने के लिए वो ये बी, समाचार पत्रों का सहारा लेता है, ठीक है। समाचार पत्रों का सहारा लेता है, ठीक है। हो गया ये सब। अब ये 94 से 98 तक इसको क्या करना है? तो काव्यांश, इसको पढ़कर और उत्तर देना है, ठीक है। पढ़कर क्या करना है? तो उत्तर देना है। तो सुना है दधीची का वह त्याग, हमारी जातीयता विकास, पुरंदर ने पंखी से ही लिखा, अस्थिर युग का मेरा इतिहास, सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह, दे रहा अभी देखाई भग्र, मग्र रत्नाकर में वह राह, धर्म का लेकर जो नाम हुआ करती थी बली, कर दी बंद, ठीक है। हमी ने दिया शांति संदेश, सुखी होते देकर सानंद, ठीक है। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाई घर घर घूम। तो ये जो काव्यांश है इसको पढ़कर उत्तर देना है। थोड़ा सा कठिन हो रहा है, इसीलिए पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़कर इसको देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो दधीची ने क्या किया था? तो वही काव्यांश पढ़कर इसका उत्तर देना है। तो 94 का आंसर क्या होगा? तो 94 का आंसर होगा सी, यानी कि अपनी हड्डियों का त्याग किया था। दधीची क्या किया था? तो अपनी हड्डियों का त्याग किया था। निर्वासित किसे कहा गया है? तो 95 का आंसर क्या होगा? 95 का आंसर होगा बी, श्री राम को निर्वासित कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, धर्म के नाम पर बलि से क्या आशय है? तो 96 का आंसर क्या होगा? तो सी होगा, यानी कि राजा बलि। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोहे की विजय से क्या तात्पर्य है? लोहे की विजय से क्या तात्पर्य है? तो 97 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि हथियारों के बल पर जीत। 98 कौन सा सम्राट भिक्षु बना था? तो बताइए 98 का आंसर क्या होगा? तो 98 का आंसर होगा बी, गौतम बुद्ध जो थे वो भिक्षु बने थे, ये सबको पता है। और 99 अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें से कौन सा है? तो 99 का आंसर क्या होगा? तो सी होगा, यानी कि कोई। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का ये भेद है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई, यानी कि कोई निश्चित नहीं है, कोई। अब नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें से कौन है? तो एक प्रश्नवाचक, कौन जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो दोस्तों ये सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 मैं दोनों करवा दिया, और इसी तरह का सेट रोज आता रहेगा। और अभी के लिए इतना ही। और आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और हिंदी तो थोड़ा सा हल्का डिफिकल्ट पड़ता है, तो इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन हिंदी सच मानिए तो बहुत आसान होता है, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश जो है ये क्वालिफाइंग है इस पर, ठीक है।
तो क्वालिफाइंग है, उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, हो जाएगा आपका हिंदी इंग्लिश हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। और जीके मैंने सारा करवा ही दिया है, 29 सेट करवा दिया है, तो उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़िए। अभी समय थोड़ा सा और बढ़ गया है, तो इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मैं और भी देख रहा हूँ कि कुछ कुछ नया आप लोग के लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।